नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम दो कल की बात करेंगे। एक आने वाला कल 10 मार्च। पूरे देश की निगाहें इस तारीख पर लगी हुई है क्योंकि 10 मार्च यानी कि कल, आने वाला कल, मतगणना का दिन है। वोटों की गिनती होगी और तय होगा कि 5 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीधा मुकाबला है। अब कल तय हो जाएगा कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक और कल, यानी कि जो बीत गया, उस कल की भी बात करूंगा। कल शाम मतगणना से 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और कहा, जी ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। कईयों की मिली भगत की ओर इशारा कर दिया। न्यूज चैनलों को भी लपेटे में लिया अखिलेश यादव ने कि बढ़ा चढ़ाकर न्यूज चैनल बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। यह जमीन तैयार की जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके। लोकतंत्र का आखिरी चुनाव, आखिरी लड़ाई की ओर इशारा किया। इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वो जिला अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि 10 तारीख को जहां बीजेपी के उम्मीदवार के हारने की आशंका है, वहां पर काउंटिंग धीमी कराई जाए, मतगणना की गति, रफ्तार को धीमा कर दिया जाए। और ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर उन्होंने 3 जगहों का खास नाम भी लिया। उसमें बनारस, काशी नगरी, वाराणसी। वाराणसी में पहाड़िया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर, यह समाजवादी पार्टी का आरोप है, स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ी से ईवीएम मिली। 3 गाड़ियां थी। हंगामा काटा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। 2 गाड़ियां तो वहां से निकल चली, वो हाथ नहीं आई। एक गाड़ी पकड़ी गई। बरेली में कूड़े की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स मिलने पर भी हंगामा हुआ। सोनभद्र में बैलेट पेपर बदलने के आरोप लगाए गए। जालौन के स्ट्रांग रूम में जा रही गाड़ी से एक प्लास, छेनी, हथौड़ा भी मिले। तो प्लास, छेनी, हथौड़े का क्या लेना देना? स्ट्रांग रूम में जा रही थी यह गाड़ी। सुल्तानपुर में भी बक्से मिलने पर हंगामा हुआ है। तो ये दरअसल 5 जगहों की, मैंने 3 कह दिया, 5 जगहों की ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके आधार पर गंभीर आरोप ईवीएम गड़बड़ी के लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव द्वारा। और यहां पर एक बड़ी दिलचस्प सफाई भी आई जो मैं आपको सुनवाने वाला हूं। बनारस के डीएम कहते हैं कि नहीं जी, ये तो स्टाफ ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा था ईवीएम। अब चुनाव मुकम्मल हो गए। चुनाव होने के बाद कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे थे डीएम साहब? क्या यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? क्या यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ट्रेनिंग हो रही थी? यह अपने आप में गंभीर सवाल भी हैं, आरोप भी हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। चुनाव से पहले अब एक तरफ तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं अखिलेश यादव की, जी सब काउंटिंग सेंटर्स को घेर लो, वहां पर डटे रहो, 3 दिन की यह लड़ाई है, कुछ गड़बड़ी ना हो पाए। तो चलिए प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उनको आशंका है, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या एक बौखलाहट, एक हार की खिसियाहट भी दिखाई दे रही है कि अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अखिलेश यादव, यह कहकर कि जी पहले मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल में बीजेपी के आंकड़े दिखा दिए, अब उसकी बिना पर गड़बड़ी होगी। जमीन भी खिसकती दिख रही है क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए वार पलटवार किस तरह से हुए,
ईवीएम में इस गड़बड़ी को लेकर, गड़बड़ियों के आरोप को लेकर? बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। तो ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। अब बनारस का खास नाम लिया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 3 गाड़ियों में ईवीएम मिली, 2 गाड़ी लेकर ड्राइवर फरार हो गए, 1 गाड़ी पकड़ी गई है। अब जो बनारस के डीएम हैं वो क्या कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प बयान है उनका, सुनिए। जो आदमी कंट्रोल यूनिट को जानता ही नहीं होगा वो परसों प्रशिक्षण कराएगा कैसे? उनके लिए 20 ईवीएम ट्रेनिंग की निकाली गई थी और वो ट्रेनिंग की ईवीएम यहां से यूपी कॉलेज जा रही थी। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया, उस गाड़ी पे चढ़ गए। उसमें बक्से थे 2 स्टील के, उन्हीं में 10-10 का सेट होता है। वो बक्से खोल लिए और बक्से खोल के कुछ लोगों ने गाड़ियों पर चढ़ के ईवीएम लहराई और ये साबित करने की कोशिश की कि ये जिनमें चुनाव हो चुके हैं वो वाली पोलिंग की ईवीएम है। तो ये ठीक वोटिंग से पहले किस बात की ट्रेनिंग हो रही है? ट्रेनिंग पहले नहीं होती है क्या? ये भी अपने आप में सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी, कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास, समाजवादी पार्टी की ओर से सत्येंद्र यादव, स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आ गए हैं। तो आलोक अवस्थी, आप कह रहे हैं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बौखलाहट है, जमीन खिसक रही है अखिलेश यादव की। पर चाहे बनारस हो, बरेली, सोनभद्र, जालौन, सुल्तानपुर, 5 जगह ईवीएम बाहर मिली हैं या कूड़े के डब्बे में पाई गई या स्ट्रांग रूम जा रही गाड़ी में प्लास, छेनी, हथौड़े लिए जा रहे हैं। तो क्या आरोपों को बस सिरे से खारिज कर दिया जाए या इनकी गंभीरता की परख और जांच होनी चाहिए? देखिए संदीप जी, ये 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और ये 75 जगह ईवीएम गई होंगी, क्योंकि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की एक शुरू से परंपरा रही है। शुरुआत में दी जाती है कि मतदान कैसे कराया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग होती है और मतदान के पश्चात 3 दिन का गैप इसलिए रखा जाता है कि उन कर्मचारियों को भी ट्रेन किया जाए कि अब आपको मतगणना कैसे करनी। अखिलेश यादव जी के जो है होश फाख्ता हो गए हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया और जिस तरह से आपके चैनल ने जो एग्जिट पोल दिखाया है, उनका बौखलाना स्वाभाविक है। अब कैसे वो उनकी विश्वसनीयता, मैं पहले भी खतरे में थी, पहले भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे जब वैक्सीन की बात थी, उन्होंने भाजपा की वैक्सीन बताया था। आज तो उन्होंने हद कर दी है कि अब वो अपने मतदाताओं को जो है वो ये कह रहे हैं कि अब आप जो है आपने वोट डाला है तो अपने वोटों की चिंता करिए। यानी कि आप एक तरह से हिंसा की तरफ बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उन्माद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीति में बहुत गंभीर जो बचकाना हरकत है उनकी जो है, और इसका एक गंभीर रूप हो सकता है अगर उनके कहने पे जो है लोग उन्मादी हो तो जाए। ये निराधार है गड़बड़ी के, आलोक अवस्थी, गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी, ये तो एक प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, 3 दिन इसीलिए होते हैं। तो कूड़े के डब्बे में बरेली में 3 बैलेट बॉक्स का मिलना, जालौन में स्ट्रांग रूम में जा रही गाड़ी में हथौड़े, छेनी और प्लास मिलना, यह भी एक सामान्य प्रक्रिया है, यह भी ट्रेनिंग है।
संदीप जी, जो बैलेट पेपर या जो हमारे जो मतदान जो हुआ है वो स्ट्रांग रूम में सील्ड है। सभी पार्टियों के मतदान अभिकर्ता वहां पर बैठे हुए हैं और वो केंद्रीय बल की सुरक्षा में है। यूपी पुलिस भी बाहर के क्षेत्र में लगती है और ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं संदीप जी। लेकिन अब अखिलेश यादव जी को कुछ तो कहना है। अभी तक जो उन्होंने हवा पानी बनाई थी 3 महीने में कि हम जीत रहे हैं, उसका तो जो है फ्यूज निकाल दिया है आपने अभी एग्जिट पोल में। तो एग्जिट पोल है, वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। नतीजों का भी इंतजार करेंगे आलोक बाबू। हाँ जरूर संदीप भाई, आप जरूर इंतजार करिए और हम सब भी इंतजार करेंगे। हाँ। लेकिन एक ट्रेंड तो मालूम ही हो जाता है कि किधर जा रहे हैं। हमको मालूम है कि हम जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा था कि जो 300 पार का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है। हमारे पास जो चेहरा है वो गरीबों में लोकप्रिय है। हमारे वहां कोई सामंतवादी या कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हम जनता के लिए खड़े रहे हैं। वो तो चुनावी भाषणों में आपने बता दिया जनता को, जनता ने अपना मत भी दे दिया आलोक बाबू। पर सवाल ये है, बनारस के डीएम, उनका हमने बयान सुनवा दिया, वो बता रहे हैं नहीं जी सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे ऐसे वो संदूक में 10-10 ईवीएम की पेटियां जाती हैं, उनको पकड़कर ये खामखा का बवाल काट रहे हैं। लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान आता इस बाबत? चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग है, देश की संवैधानिक संस्था है, उसको हम कैसे गाइड कर सकते हैं? उन्हें करना चाहिए तो वो करेंगे। नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक पार्टी के प्रवक्ता से यह सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा यह कहना है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, हम अपनी मांग कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और वो किसी पार्टी का अधीन नहीं है। अगर वो किसी पार्टियों के अधीन या सरकार के अधीन आ जाएगा, नहीं, चुनाव आयोग के अधीन है ना, आचार संहिता लागू है। जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती, सारा काम चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। तो सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बजाय चुनाव आयोग को आकर इस मामले पर सफाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मुझे लगता है संदीप जी आप कह रहे हो स्वतः चुनाव आयोग संज्ञान ले आपकी बात। शायद मेरे सवाल, मैं इसीलिए ये सवाल भी पूछ रहा हूं। लेकिन सत्येंद्र यादव, जमीन खिसक गई, एग्जिट पोलों में हवा निकल गई है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, पर एग्जिट पोल जी बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताए गए ताकि ईवीएम में धांधली हो जाए। यानी कि मीडिया से लेकर चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सब मिले हुए हैं आपको हराने में। मतलब कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है। देखिए, उत्तर प्रदेश ठाकुरबाद, ठोको, बुलडोजर और बहन बेटियों का चीरहरण और जिस तरह से नमक के कर्ज से उत्तर प्रदेश ऊब चुका था, उत्तर प्रदेश के जनमत का जो अपमान हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो जनमत के हड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज उठाई है। और ये अगर लोकतंत्र का अगर ये चुनाव है तो इस चुनाव में ये इस तरह की जो धांधली अगर हो रही है, चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर कह रहे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र, सुनिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। मैंने बनारस के डीएम का भी बयान सुनवाया कि ये ट्रेनिंग के लिए होता है, वो 3 दिन का वक्त है, ये सामान्य एक प्रक्रिया है, उस पर आप खामखा का बवाल काट रहे हैं। खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म होने पर कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? ये प्रधानमंत्री की राजनीति और मुख्यमंत्री की राजनीति समाप्त होने की ओर ये उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और लोकतंत्र में अगर आज उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के सभी विपक्षी एकजुट होकर इसकी आवाज नहीं उठाए तो इस बात को याद रखिएगा, ये चुनाव हमेशा याद किया जाएगा। और जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का जबरन कब्जे की जो साजिश है और हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद की शुरुआत यहीं से होगी अगर आज उत्तर प्रदेश में अगर इस लोकतंत्र को नहीं बचाया गया। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी किया है, सबकी मिलीभगत है। मतलब मीडिया बीजेपी के इशारे पर बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल दिखा दिए। देखिए मीडिया फिर उसे आधार बनाकर अब गड़बड़ी की जाएगी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सारी दुनिया इस सरकार में ताल ठोकती है। इस सरकार में जितने पत्रकारों की हत्या हुई है, इस सरकार में जितने पत्रकारों की आजादी छीनी गई है, इस सरकार में जितने पत्रकारों को मजबूर किया गया है कि जाके वो यूट्यूबर बन जाएं और कहीं से भी अपना काम चला, लेकिन देश की जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसे छोड़ दें, ये आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी
इन लोगों ने जितना देश और प्रदेश के धन का जो इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू किया है, इस बल का जो जिस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा चुनाव में आवाज उठाई जानी चाहिए। सत्येंद्र, एक बड़ी सीधी सी बात है, चलिए मान लिया आप अपने कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह, उमंग भरना चाहते हैं, आपको आशंका है गड़बड़ी की, तो जी काउंटिंग सेंटर्स के चारों तरफ अपने कार्यकर्ता लगा दीजिए, कोई नहीं रोकता। आप ये बात कहिए, ये जो इतना फिल्मी नौटंकी ड्रामे वाले अंदाज में जी सब मिल गए हमें हराने के लिए, ये बिल्कुल ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है, मुझे ये बताइए ना। पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी दल द्वारा जो भी शिकायत की गई उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट भी आ जाता है तो सरकार तुरंत एक्शन में आ जाती है। डीएम फोन नहीं उठाते हैं, एसडीएम फोन नहीं उठाते हैं, एसपी फोन नहीं उठाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, सरेआम धड़ल्ले से बेईमानी होती है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात को अब जरूरी नहीं है कि टीवी चैनल दिखाएं कि नहीं दिखाएं, ऑनलाइन डिजिटल लोग समझदार हैं, लोग जागरूक हैं, और सब लोगों को जब खबर वायरल होती है तो अंत में मीडिया या किसी भी सम्मानित व्यक्ति को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम सारी 5 जगहों की बाकायदा तस्वीर दिखा रहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमें खबर से प्यार है सर, और खबर को लेकर निष्पक्ष रहते हैं हम। संदीप जी, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भक्ति में लीन है और पूरी तरह से लीन है। आप जो ये गड़बड़ी की आशंका की बात कर रहे हैं, थोड़ा अतीत पर नजर डालें सत्येंद्र बाबू जी। दिल्ली में कितनी सीटें आई केजरीवाल की? 62। हरियाणा में अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाए मनोहर लाल खट्टर, 90 की विधानसभा में 40। झारखंड में 25 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। छत्तीसगढ़ का हाल आपको मालूम है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, तृणमूल ने जबरदस्त जीत दर्ज की। तमाम विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं मैं, ये जो पिछले कुछ सालों में हुए। तो यहां ईवीएम की गड़बड़ी नहीं जी, यूपी के लिए ही इंतजार था। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है और आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत थी और बदलाव हो चुका है। इस बदलाव को रोकने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो गड़बड़ियों की आशंका के आरोप गंभीर, 5 जगहों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सुकेश, कि कूड़े के डब्बे में ईवीएम का मिलना, स्ट्रांग रूम के बाहर 3 गाड़ियां मिलना जिनमें ईवीएम लदी हुई थी, 2 निकल गई, भगा ले गया ड्राइवर, 1 पकड़ी जाती है। डीएम बनारस कहते हैं कि नहीं, ये तो ट्रेनिंग है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हम तो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आरोप बहुत गंभीर हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। सत्यता क्या है इन चीजों की? सबसे पहले क्या चुनाव आयोग को इस बारे में एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए संदीप, कल से जो ये बहस छिड़ गई है और अब ये पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि पोलिंग कैसे होती है और काउंटिंग कैसे होती है। आम लोगों को समझना चाहिए। नॉर्मली पोलिंग का स्टाफ अलग होता है, काउंटिंग का स्टाफ अलग होता है। ये जो ईवीएम है, तो ईवीएम जो यूज्ड ईवीएम है वो अलग रखी जाती हैं। अनयूज्ड ईवीएम जो ट्रेनिंग के पर्पस से आती हैं उनको अलग रखा जाना चाहिए। आइडियली वो अलग रखे जाने चाहिए ताकि किसी प्रकार की शंका न हो। कई जगहों पे ये शिकायत मिली है और इसीलिए ये शक पैदा हो गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो जी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी से 2-2 हाथ कर रहे हैं, तो ऑन टोज होने चाहिए उनको। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप अलग रखते, वो स्ट्रांग रूम जो होता है उस अहाते से अलग होता, तब ये शायद शक पैदा नहीं होता। और वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए। एक सामान्य प्रक्रिया है कि जहां पर जिस ईवीएम में उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत कैद है और जो ट्रेनिंग के लिए है, दोनों साथ होंगे, तो कोई भी एक सामान्य मानस
वो ये कहेगा कि अरे भैया हमें क्या पता मैं यही कह रहा था आपको कि उन दोनों ईवीएम को- जिसमें किस्मत कैद है या ट्रेनिंग वाली कौन सी बाहर निकाली जा रही है। प्रोटोकॉल यही है संदीप कि वो उन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो कई जगह ये गलती हुई है, ये चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एक ही जगह थी। दूसरा, जब इस तरीके की ईवीएम, ट्रेनिंग वाली ईवीएम ले जाई जाती है तो वो क्लोज्ड व्हीकल में होनी चाहिए ताकि किसी को इस बात का शक ना हो। क्योंकि जब आप रास्ते में पकड़ लेते हो और वो कूड़े वाले इससे निकलता है, कोई भी सरकारी गाड़ी से आप भेज देना जिसको बड़ा लाइट खुली गाड़ी में संदूकों में भर के आप ले जा रहे जब हैं। आपको ये दिखेगा तब आपको शक पैदा होगा। इस लेवल पे ये गलती हुई है। लेकिन उस ईवीएम के साथ जो यूज्ड ईवीएम है जिसमें मतों की गिनती होनी है, जिनमें मतों की गिनती होनी है, वो स्ट्रांग रूम में होता है। वहां एक लॉगबुक होता है, वहां स्टेट पुलिस नहीं होती है, वहां सेंट्रल फोर्सेस होती है। ऐसे में इस बात की संभावना या इस बात की आशंका मैं कहूं कि क्षीण हो जाती है कि वहां कोई गड़बड़ी की जाएगी। लेकिन गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, होते हुए दिखनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये आरोप लगाना, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने वो समझ के परे हैं। वो स्ट्रेच करके बहुत आगे तक लेके चले गए। मैंने कल भी कहा था कि वो सब मिले हुए हैं। वो दरअसल जी मैं विक्टिम हूं, मुझे हराने में पूरा देश लगा हुआ है, पूरी कायनात लगी हुई। बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि आप ये नहीं समझ सकते कि मीडिया से पहले ये कहा गया कि आप बढ़ा चढ़ा के दिखाओ ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सके जीतने के बाद। और जीतेंगे कैसे? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का प्रयोग करके। तो यहां कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब मिलके और इतना बड़ा कांड कर दे, ये बहुत ही मुश्किल है। और जब आप ये बात करते हो, जब आप ये बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप जो उनका कार्यकर्ता वर्ग जो बहुत बड़ा है उसके दिमाग में एक आप शक पैदा करते हैं और फिर आप वो एक रेबल बनाने की कोशिश होती है कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये जो लोकतंत्र में आपकी आस्था होनी चाहिए या जिस आस्था का प्रकटीकरण करते हुए आप चुनाव में जाते हैं, उस मूल भावना को ही कमजोर करते हैं आप। मुझे लगता है कि इस लेवल पे जाके आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप ये कह सकते थे अपने कार्यकर्ताओं को ऑन टोज रहें, कोई निकले तो पकड़े, एडमिनिस्ट्रेशन को खबर करें, इलेक्शन कमीशन को लिखे, यहां तक तो ठीक था क्योंकि हमें ऑन टोज रहना है। हमें अपने मतों का, जिन लोगों ने हमें मत दिया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस लेवल पे जाके मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल जड़ें हिलाने का काम किया है। मेरी नजर में थोड़ा स्ट्रेच करके पर जो ये आगे तक राजनीतिक दंगल हुआ, देखिए अगर शक होगा तो राजनीतिक दल की अलग अलग रणनीति हो सकती है, पर ये राजनीतिक दंगल और बयानबाजी का जो ये खेल शुरू हुआ है, उससे बेहतर मेरा पहला सवाल वही था, चुनाव आयोग को आकर सफाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखी गई थी ट्रेनिंग वाली ईवीएम और वो ईवीएम जिसमें लोगों ने अपने मत का इजहार किया, क्या वो एक ही स्ट्रांग रूम में थी? क्या कोई चूक हुई है, नहीं हुई है? इस बाबत सफाई देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन आप इस प्रोसेस को भी समझे संदीप। एक आरोप लगा है, दिल सीक रिपोर्ट्स, वहां से डीएम बयान देने लगे, डीएम बयान देने लगे। अभी डीएम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ये बात कोई कह सकता है कि सरकार आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपके दबाव में है। डीएम चुनाव आयोग के मातहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो डीएम जब बयान दे रहा है तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है? चुनाव आयोग को बयान देना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि एक एक मत जिसने वोट डाला है वो आश्वस्त होना चाहिए कि मैंने जिसको मत डाला है वो मत उसी को गया है। ये लोकतंत्र में आपकी आस्था को और मजबूत करता है। इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी, ये हमारा हक लेकिन है। आप ये कहते कहते ये कहने लगे और ये उससे हिंसा आखिरी या हिंसक माहौल बना दें। ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव होगा, फिर आप एक तरीके से उसके फाउंडेशन को शेक करते हैं। और आपने एग्जाम्पल दिया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से टैक्टफुल हार और जीत भाजपा करने लगे, सत्येंद्र आएंगे, सबको मौका मिलेगा, बीच में नहीं। अभी सुकेश बोल रहे हैं सबको मौका दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, इतने टैक्टफुल तरीके से बीजेपी हारती है और जीतती है कि कई स्टेट, वो बंगाल में इतना स्टेक पे लगाने के बाद वो हार जाती है। अभी का चुनाव है, अभी का चुनाव है जिसमें हम तो नहीं, हमने
अमूमन मतलब आमतौर पे आंकड़ा बिल्कुल सही बैठ गया था जो हमने दिखाया था, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत दिखाई थी। बिल्कुल 200 सीट बीजेपी के पक्ष में दिखाई थी। हमने तो ideal 195 situation- तृणमूल के पक्ष में दिखाई थी। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन थी हाँ। कि आप रिग कर लेते। अगर इस तरीके की रिगिंग होगी और रिगिंग की चर्चा होगी और वो चर्चा आम होगी तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर मीडिया चुनाव में पर विश्वास होता है। हमने 294 सीटें दी हैं। हम सही हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। ये हम बाज़ एग्जिट दफा- पोल हम है, बाज़ दफा एग्जैक्ट गलत- हम बाज़ दफा गलत हुए भी हैं। हुए हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। पर ये कह देना जी मीडिया तो बीजेपी के हाथों बिक गया और बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े बता रहा है नहीं, ताकि गड़बड़ी हो जाए। ये आरोप भी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि मीडिया बिक गया। चलिए मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये भी मान लीजिए, लेकिन मीडिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जो फोर्सेस लगे हैं वो सब कॉनाइव करके और इस नतीजे को प्रभावित करना चाहते हैं। दिस इज स्ट्रेचिंग ए बिट टू फार। और कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। मैं यहां पर एक करेक्शन करना चाहूंगा सुकेश के बयान पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ब्रजेश शुक्ला मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुचि विश्वास जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनसे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।